नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातंकर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जितना महत्वपूर्ण है, एक आम इंसान के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा अखबार में बार बार ये खबरें देखने को मिलती है। हमारे पड़ोस में मित्र लोग, रिलेटिव्स बार बार इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से साइबर खतरे हो सकते हैं और इससे बचने के लिए हमारे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार लाइक जरूर करें। लाइक करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहा जाता है। और नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है, कि कोई भी बिना अनुमति से हमारे नेटवर्क में प्रवेश करके उसका लाभ नहीं ले सकता। साइबर खतरों से बचाव कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए नेटवर्क सुरक्षा की आवश्यकता होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इंप्लीमेंट नहीं होती, इसके लिए कुछ एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। और किसी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उस नेटवर्क की मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। अब हम कुछ खतरों की बात करें तो साइबर जो अटैक होता है वो किन किन रूपों में होता है। तो मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग, ये साइबर खतरे हैं। इसको हम सबसे आखिरी स्लाइड में पूरा एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कि हैकिंग में हम देखेंगे कि ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, ब्लू हैकर क्या होते हैं, पूरा हम कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी तो ये मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग आदि जो है ये साइबर खतरों के अंतर्गत आते हैं। यदि हम नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के खतरों को टालने के लिए फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सरल, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या? फायरवॉल और एंटीवायरस। एंटीवायरस साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? क्या क्या करना है हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए? साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है गोपनीयता। सबसे पहला घटक कौन सा है? गोपनीयता। ये पीपीटी में नहीं ढूंढेंगे, इसे सिर्फ सुनना है आंखें बंद करके। गोपनीयता, तो गोपनीयता बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। यह नेटवर्क सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। डाटा को किसी भी अनधिकृत अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचना चाहिए, चाहे ओटीपी हो, पासवर्ड हो, पिन हो। यह हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे एटीएम का हो, फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का हो, बैंक का हो, कोई भी हो, जो भी गोपनीय हमारे है उसे हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर है एबिलिटी, उपलब्धता। तो उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग केवल ऑथोराइज्ड यूजर के लिए ही है, इसका निर्धारण तय करना बहुत जरूरी है। फिर है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण, इसमें व्यक्ति या पार्टी की पहचान को सुनिश्चित किया जाता है। व्यक्ति, जैसे हम आधार कार्ड, आधार में अपडेशन कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे फिंगरप्रिंट चाहिए, फिर उससे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसमें ओटीपी आता है, वो दर्ज करते हैं। तो इस तरीके से प्रमाणीकरण होता है, तभी हमारी पहचान होती है। जैसे एटीएम में हम पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो पासवर्ड पिन डालते हैं। अब तो और भी सुरक्षित कर दिया, 10,000 से यदि ज्यादा रुपए निकालना हो तो फिर वन टाइम पासवर्ड भी आता है। तो ये क्या है? सब प्रमाणीकरण। डाटा को एक्सेस करने की अनुमति केवल ऑथोराइज्ड व्यक्ति को दी जाती है। सिस्टम का एक्सेस आईडी पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। फिर है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा,
सेंडर और रिसीवर के मध्य आदान प्रदान होने वाले डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर है गैर परित्याग, मैसेज को सेंड करने वाला या ओरिजिनल यूजर कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से इनकार न करे, तो ये भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरे कौन कौन से है। ये जो पेज है आपके सामने, जो पेज है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक चीज को हम इसे समझेंगे। तो नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरों में हम देखेंगे मालवेयर। मालवेयर कौन कौन से प्रमुख? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रूटकिट्स। इस प्रकार साइबर बुलिंग, क्या होता है साइबर बुलिंग अभी पढ़ेंगे हम। साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट, सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, स्पूफिंग, स्पैम, एडवेयर, रूटकिट्स, फिशिंग, फ्लैम, हैकिंग, क्रैकिंग, कुकीज, डाटा डिडलिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, DOF। एक बार एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछ लिया था, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं मालवेयर। तो मालवेयर उस प्रोग्राम का समूह है जिसका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, रूटकिट्स हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, ये सब मालवेयर के उदाहरण हैं। क्लियर? तो मालवेयर क्या है? एक ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है जिसका उद्देश्य ही कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। अब हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफदेह मैसेज और इमेज, वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना, साइबर बुलिंग कहलाता है। बड़ा सरल है। साइबर बुलिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके असभ्य, घटिया, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, PDF हो, ऐसा कुछ भेजना किसी को और उसे परेशान करना, ये साइबर बुलिंग कहलाता है। अर्थात दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, मेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग किया जाता है। और भारत सरकार द्वारा कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया गया है। ये दोनों चीज याद रखना है। साइबर बुलिंग को रोकने के लिए क्या? कवच एंटी बुलिंग ऐप, कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर, वारफेयर, साइबर वार यानी पता है युद्ध। ठीक है, अब समझ गए होंगे क्या चीज है ये। तो किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डाटा चुराना या नष्ट करना साइबर वारफेयर कहलाता है। बड़ा सरल है एकदम। साइबर वारफेयर किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डाटा चुराना या नष्ट करना साइबर वारफेयर कहलाता है। 2021 में रूस के हैकर्स ने यूक्रेन देश के बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर दिया था। तो ये एक तरीके का क्या है? साइबर वारफेयर। साइबर पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी शब्द से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि अश्लीलता को प्रसारित करना, अश्लीलता। ठीक, तो इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी द्वारा अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 में दंड का प्रावधान किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना? 2000 में। और साइबर पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है इसकी धारा 67 में। इसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट अपराधियों द्वारा किसी यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी, डाटा वगैरह चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। जैसे किसी का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी या सोशल साइट्स पे जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये आईडी वगैरह हैक कर लेना, ये सब क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट
कहलाता है। अब हम देखेंगे सलामी हमला, सलामी अटैक, सलामी अटैक बड़ा अच्छा शब्द है, सलामी अटैक। बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, इसे सलामी अटैक कहा जाता है। और इसे सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं। इसका उपयोग खाते से छोटी राशि को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। इसके बाद है साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत है इंटरनेट यूजर से चैट के दौरान जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि प्राप्त कर उसे ब्लैकमेल करना। क्या? यूजर से चैट के दौरान जानकारी जैसे नाम है, मोबाइल नंबर है, पता आदि प्राप्त कर उसे ब्लैकमेल करना। और ये प्रतिबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 354C, 354C और 354D के तहत अपराध घोषित किया गया है। फिर पायरेसी, पायरेसी अर्थात मूल उत्पाद की कॉपी करके उसे बेचना। तो पायरेसी मूल उत्पाद की कॉपी कर उसकी प्रतिलिपि को कालाबाजार के माध्यम से मार्केट में बेचने को पायरेसी कहते हैं। जो नई नई फिल्म वगैरह रिलीज होती है तो इसकी सीडी, डीवीडी वगैरह बना के बेची जाती है। फिर है स्पूफिंग, 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 स्टॉकिंग, पायरेसी और स्पूफिंग। अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक, मतलब गोपनीय तरीके से चोरी चोरी किसी के डाटा और किसी की साइट में घुसकर उस डाटा को चोरी करना, उसे देखना, उसकी जानकारी प्राप्त करना, ये स्पूफिंग कहलाती है। जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहा जाता है। जैसे कॉलर आईडी स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग, कंटेंट वगैरह चोरी कर लेना, तो ये क्या है? स्पूफिंग। फिर से एक बार देखते हैं। अनऑथोराइज्ड डाटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक। इसके बाद है स्पैम, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी द्वारा। स्पैम, तो स्पैम क्या है? अनेक व्यक्ति को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। स्पैम, अनेक व्यक्तियों को अवैध एवं अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। सामान्यतः एक प्रकार के विज्ञापन होते हैं, एक साथ में कई लोगों को भेज दिया जाता है। स्पैम क्लियर एकदम? अनेक लोगों को एक साथ में अनाधिकृत अवैध रूप से भेजा गया मैसेज, ये विज्ञापन से संबंधित। ना चाहते हुए भी ऐसे विज्ञापन सुबह सुबह फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य कोई, यदि हम कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते तो उसमें दुनिया भर के गंदे संदे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्पैम। एडवेयर, एडवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, एडवेयर कहलाते हैं। ढेर सारे हमारे पास ऑफर आते हैं जब हम सोशल मीडिया इधर उधर चलाते रहते हैं, तो बोलते हैं कि ये डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो, और उस ऐप को डाउनलोड करते बराबर जो एडवर्टाइजमेंट की बाढ़ सी आ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? उस प्रोग्राम को एडवेयर कहते हैं। तो एडवेयर क्लियर हो गया एकदम? ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, एडवेयर कहलाता है। फिर है रूट किट्स, रूट किट्स, एडवेयर के बाद रूट किट्स। तो रूट किट्स कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूट किट्स कहलाता है, और इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति को नहीं होती है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी साइट वगैरह हैक कर लेना और उसको पता ही न चलना, ये क्या कहलाता है? रूट किट्स। इसके बाद है फिशिंग, फिशिंग तो इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को धोखे से पाने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा? फिशिंग, फिशिंग क्या बताया मैंने? फिशिंग तो इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड व अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को धोखे से प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। इसके बाद है फ्लेम, फ्लेम क्या है? फ्लेम
तो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को लिखे गए अपमानजनक शब्द फ्लेम कहलाते हैं। किसी चाहे अधिकारी हो, सोशल मीडिया पर हो या अन्य कोई भी चित परिचित व्यक्ति हो, उनको यदि हम सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के माध्यम से उसको यदि अपमानजनक शब्द लिखते हैं तो फ्लेम कहलाते हैं। हैकिंग, हैकिंग की बात करें तो किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। हैकिंग क्या है? किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। हैकिंग आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर अनऑथोराइज्ड पहुंच प्राप्त करने के लिए की जाती है और एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैकिंग का कार्य करता है उसे हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हैकर। हम देखेंगे हैकर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो हैकर के कई प्रकार होते हैं। एक होता है व्हाइट हैट हैकर। हैकिंग पढ़ रहे हैं तो व्हाइट हैट हैकर, इसे एथिकल हैकर भी कहा जाता है। व्हाइट हैट हैकर जिसे एथिकल हैकर भी कहा जाता है और ये इसका प्रयोग नेटवर्क की कमजोरियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उसकी जांच करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है, व्हाइट हैट हैकर। इसमें सरकार या किसी संस्था के द्वारा रखा जाता है और इस श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे कार्य करने के लिए हैकिंग करते हैं। व्हाइट हैट हैकर अच्छे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं। दूसरा है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर, तो इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हुआ ये क्रैकर्स। तो क्रैकर्स मतलब ब्लैक हैट हैकर्स। इस श्रेणी में आने वाले हैकर्स गैर कानूनी कार्य करते हैं और ये नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर अवैध कार्य करते हैं और ये आर्थिक लाभ या अपराध के लिए ऐसे कार्य करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हैकिंग, और हैकिंग में पढ़ा अपन ने व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर के बारे में पढ़ा कि ये एथिकल हैकर होते हैं और इनका प्रयोग नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये सरकार द्वारा या किसी संस्था के द्वारा रखा जाता है और इस श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे कार्य करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में पढ़ा कि इन्हें क्रैकर्स कहते हैं और इस श्रेणी में आने वाले हैकर्स जो है गैर कानूनी कार्य करते हैं, सुरक्षा पद्धति में अनऑथोराइज्ड रूप से सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर अवैध कार्य करते हैं, सेंध लगाते हैं उसमें, ये आर्थिक लाभ या अपराध के लिए ऐसे कार्य करते हैं। फिर है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स, इस श्रेणी के हैकर ब्लैक और व्हाइट हैकर्स का मिश्रण होते हैं, अर्थात ये अच्छा काम और कभी कभी गैर कानूनी कार्य भी करने लग जाते हैं। फिर है ब्लू हैट हैकर। ब्लू हैट हैकर मतलब सॉफ्टवेयर का उपयोग से पहले उसकी कमजोरियों को उजागर कर सही करने का कार्य करने वाले ब्लू हैट हैकर कहलाते हैं। अर्थात व्हाइट हैट हैकर और ब्लू हैट हैकर ये दोनों अच्छे हैकर हैं। तो सॉफ्टवेयर को उपयोग से पहले उसकी कमजोरियों को उजागर कर सही करने वाले ब्लू हैट हैकर कहलाते हैं। यह अक्सर फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसर है जो किसी संस्था के लिए कार्य नहीं करते हैं। फिर है ग्रीन हैट हैकर। ग्रीन हैट हैकर, ग्रीन, इन्हें प्री हैकर भी कहा जाता है। तो ऐसे हैकर जो अभी हैकिंग सीख रहे हैं और ग्रीन हैट हैकर की श्रेणी में आते हैं, और जब सीख जाएंगे, हैक करना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएंगे? ब्लैक हैट हैकर्स बन जाएंगे। रेड हैट हैकर्स, इसका उद्देश्य व्हाइट हैट हैकर्स के समान ही होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं अब? रेड हैट हैकर्स। तो इनका उद्देश्य व्हाइट हैट हैकर्स के समान ही होता है। इसका कार्य करने का तरीका आक्रामक होता है और पूरी तरीके से ब्लैक हैट हैकर्स को गिराने में विश्वास करते हैं। तो खतरनाक जो है वो दो है, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। जबकि व्हाइट हैट हैकर और ब्लू हैट हैकर जो है, जो सॉफ्टवेयर की निगरानी करने के लिए होते हैं, उसकी कमियों का पता लगाने के लिए होते हैं।
क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्रैकर्स इसे ब्लैक हेड हैकर भी कहते हैं, और किसी की इजाजत के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर से डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है, और इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या ब्लैक हेड हैकर भी कहा जाता है। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कुकीज क्या है कुकीज? तो कुकीज यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखता है। कुकीज क्या है? यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखता है। मान लीजिए आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट पर कंप्यूटर परीक्षा धाम बुक सर्च की थी और यह डाटा कुकीज के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक पहुंच गया है। अब यदि आप फिर से फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो आपको ऐसी पुस्तकें दिखाई जाएगी जो कि एक ही प्राइस रेंज के अंतर्गत कंप्यूटर विषय की हो। तो क्लियर है? तो प्रोग्राम का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान, हाँ क्लियर एकदम। तो कुकीज यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखता है। एक उदाहरण भी दिया कि जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे यदि हम कुछ सर्च करते हैं तो दोबारा जब हम शुरू करेंगे तो वही उसी तरीके की जो ऑप्शन है वो हमारे साथ में मिलते रहते हैं। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? कुकीज। फिर हम पढ़ेंगे डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग डाटा डिडलिंग तो डाटा डिडलिंग तो कंप्यूटर में उपस्थित डेटा में हेरफेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। कंप्यूटर में उपस्थित डेटा को हेरफेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। किसी कंपनी में बहुत से कर्मचारी है और उन सभी कर्मचारियों का डेटा जैसे आने जाने का समय, ज्वाइनिंग, वेतन उस कंप्यूटर में स्टोर है। अब इस डाटा में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हेरफेर कर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? डाटा डिडलिंग कहलाता है। अब है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस तो यह हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक है, और इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित कर दिया जाता है जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब एक साथ इतना अधिक नेटवर्क बढ़ा देना, इतनी अधिक, जैसे हम कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाले थे लेकिन उसी बीच हमारे पास इतने सारे ईमेल और ये वो ढेर सारे दूसरे तरीके के आ जाए, तो जो वास्तव में जिस ईमेल को हमें देखना था, जरूरत था, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसे क्या कहलाते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस। हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक। इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित कर दिया जाता है जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता है। अब हम बात करेंगे मालवेयर। मालवेयर तो मालवेयर उस प्रोग्राम का समूह है जिसका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। शुरू में पढ़ा हमने मालवेयर, देखो पहले नंबर का पॉइंट, अभी जो करंट स्लाइड है उसी में देखेंगे मालवेयर। तो कंप्यूटर मालवेयर उन प्रोग्रामों का समूह है जिसका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। और क्या क्या है इसमें? वायरस, वार्म, स्पाईवेयर, रूटकिल्स, ट्रोजन आदि मालवेयर के उदाहरण है। मालवेयर क्यों आता है? तो स्पैम मेल से, गलत फाइल के डाउनलोड करने से, गलत वेबसाइट के खोलने पर। इसलिए बार बार समझाइश दी जाती है कि कंप्यूटर पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट कुछ भी आते हैं हमारे साइट पर तो उसे ओपन नहीं करना, क्लिक नहीं करना, उसे डिलीट कर दो या उसे रहने दो। और जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, चाहे मेल की बात करें या गलत फाइल के डाउनलोड करने की बात करें, गलत वेबसाइट खोलने पर इस तरीके से मालवेयर जो है उसके साथ में हमारे सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके बचने के उपाय क्या है? कि किसी भी प्रकार के फर्जी ईमेल अटैचमेंट को ओपन न करें, ऐसा ईमेल कोई ओपन ही ना करे। किसी भी प्रकार की डाउनलोडिंग हमेशा कानूनी वेबसाइट से ही करें। जो एडवर्टाइजमेंट के लिए ढेर सारी वेबसाइट दी जाती है तो उन वेबसाइट का इस्तेमाल न करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम डाउनलोड न करें। बिल्कुल, पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है? मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम। कंप्यूटर में लाइसेंस वाला एंटीवायरस डालकर रखें। लाइसेंस वाला एंटीवायरस डालकर रखें। क्लियर है? अब हम
कुछ और बातें देखेंगे इसमें, जैसे ट्रोजन हॉर्स क्या है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन, ठीक। तो ट्रोजन हॉर्स यह मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है और यह किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है, उपयोगी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है, जैसे जीसस, GEUS, 0ZE0, एक्सेस, रूटकिट आदि, रूटकिट आदि। अब हम देखेंगे कंप्यूटर वायरस, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्री के लिए, मेंस के लिए या अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात करें कंप्यूटर वायरस, तो यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है। एमपीपीएससी हर साल इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही है, बिल्कुल हमें ये पता होना चाहिए। तो यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है, और इसका पूरा नाम क्या है? वायरस, अर्थात वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, अंडर सीज। फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। फिर से बता रहा हूं एक बार, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड कोहेन ने किया था। यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है, हार्डवेयर को नहीं। और किसने प्रयोग किया इसका? फ्रेड कोहेन, फ्रेड कोहेन। सर्वप्रथम वायरस शब्द का प्रयोग फ्रेड कोहेन के द्वारा किया गया है। अब बड़ी काम की बात है, बड़ी काम की बात, सभी वायरस मालवेयर होते हैं, सभी वायरस मालवेयर होते हैं, लेकिन सभी मालवेयर वायरस नहीं होते। क्या? सभी वायरस मालवेयर होते हैं, लेकिन सभी मालवेयर वायरस नहीं होते हैं। अब वायरस के प्रकार यदि देखें तो 8 प्रकार है वायरस के। बूट सेक्टर वायरस, फर्स्ट नंबर पे क्या? बूट सेक्टर वायरस। प्रोग्राम वायरस, ब्राउजर, ब्राउजर हैकर, मैक्रो वायरस, एन्क्रिप्टेड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, नेटवर्क वायरस और डायरेक्टरी वायरस, डायरेक्टरी वायरस। तो इस प्रकार वायरस कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। हमने क्या बताया? वायरस क्या है? दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। हार्डवेयर को प्रभावित करता, हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? फ्रेड कोहेन ने किया था। और एक काम की बात क्या बताई थी? सभी वायरस मालवेयर होते हैं, सभी वायरस मालवेयर होते हैं, लेकिन सभी मालवेयर वायरस नहीं होते। यदि हम इसको एक वेन में दर्शाए तो छोटा वेन बनेगा, गोला बनेगा, उसमें वायरस लिखेंगे, फिर उसके ऊपर बड़ा वेन बनाएंगे और उसके ऊपर मालवेयर। ठीक। अब सबसे पहले हम वायरस देखते हैं, बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस। तो ऐसे वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं। तो यह वायरस ओवरराइट करके यह बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम को बदल देते हैं, जैसे डिस्क किलर। ये वायरस के नाम देखें, एग्जांपल है वायरस के। डिस्क किलर, स्टोन्ड वायरस, ELK क्लोनर, ELK क्लोनर, और ब्रेन, ब्रेन भी वायरस है। तो बूट सेक्टर वायरस ये हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं, बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम को बदल देते हैं। अब दूसरा है प्रोग्राम वायरस, प्रोग्राम वायरस। तो ये प्रोग्राम फाइल जैसे जिसका
एक्सटेंशन exe.bin.com आदि एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को संक्रमित करते हैं और यह वायरस अपनी कॉपी बनाता है, कॉपी करते रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि वायरस क्या करता है, डाटा को नष्ट करता है, डाटा की प्रतिलिपि बनाता है। तो सबने ऑप्शन ए को क्लिक कर दिया, डाटा को नष्ट करता है, जबकि प्रतिलिपि भी बनाता है। तो ये प्रोग्राम फाइल जैसे .exe.bin.com आदि एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को संक्रमित करते हैं। वायरस अपनी कॉपी बनाता है और फाइलों को संक्रमित कर मेमोरी में एक्टिव हो जाता है। जैसे कैस्केड, एक वायरस का नाम है कैस्केड और दूसरा वायरस है संडे, SUNDAY, संडे। कौन सा वायरस है ये? प्रोग्राम वायरस। हम बात कर रहे हैं ब्राउजर हाईजैकर वायरस। ब्राउजर हाईजैकर वायरस। तो ये जो ब्राउजर हाईजैकर वायरस है, यह वायरस वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है, जिसमें यह विभिन्न फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचता है, जैसे स्वीट पेज, आस्क, टुकबार आदि। ये वायरस के नाम है, स्वीट पेज, आस्क, टुकबार। मैक्रो वायरस, 4 नंबर पे मैक्रो वायरस। यह वायरस किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करता है और यह वायरस स्वयं को डॉक्यूमेंट से जोड़े रखता है। यदि डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट पर खोले जाते हैं या दूसरे सिस्टम पर खोले जाते हैं तो उस कंप्यूटर में भी ये संक्रमण फैल जाता है। जैसे वर्ड कॉन्सेप्ट, इस वायरस का नाम क्या है? वर्ड कॉन्सेप्ट। DMW, एक वायरस है DMW। फिर है एनक्रिप्ट वायरस। तो इस प्रकार के वायरस एनक्रिप्टेड कोड का उपयोग करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इनका पता लगाना कठिन हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, कौन से वायरस का पता लगाना कठिन होता है? तो वो है एनक्रिप्टेड वायरस। पॉलीमार्फिक वायरस। तो ये वायरस अपने कोड को अलग अलग तरीके से इनक्रिप्ट करता है। यह कंप्यूटर में हर फाइल को अलग अलग संक्रमित करता है। इसको भी पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फोनिक्स, स्टिमुलेट, इनवॉलेंट्री, EL-KIM, ये प्रमुख वायरस के। इसी प्रकार नेटवर्क वायरस की बात करें, नेटवर्क वायरस, तो इस प्रकार का वायरस स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र, LAN और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। जैसे SQL, ये वायरस है SQL, स्लैमर और निम्डा, NIMDA, निम्डा, ये क्या है? एक प्रकार का वायरस है। डायरेक्टरी वायरस की बात करें, डायरेक्टरी वायरस, यह वायरस फाइल का पाथ बदल देते हैं और डायरेक्टरी वायरस से संक्रमित होने पर मूल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वायरस फैलने के कारण क्या है? अभी शुरू में ही बता दिया था। संक्रमित पेन ड्राइव का उपयोग कर लेना, संक्रमित CD, DVD आदि का प्रयोग करना, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के उपयोग से। वायरस के प्रभाव क्या होता है, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये कंप्यूटर स्पीड को कम कर देता है, ब्राउजर सेटिंग में बदलाव कर देता है, कंप्यूटर को हैंग कर देता है, अजीब से आइकॉन का बनना, पॉपअप विंडोज का खुलना, कॉपी करना, प्रतिलिपि बनाना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है करंट का। यदि देखें तो भारत में IBM द्वारा बेंगलोर में पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। IBM कंपनी द्वारा बेंगलोर में भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है। चलते चलते हम कुछ वायरस की बात करेंगे, जो प्रमुख वायरस। तो सबसे पहला है क्रीपर वायरस, जो 1971 में आया था और यह प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा? क्रीपर। कब? 1971। किसी भी नेटवर्क पर फैलने वाला है प्रथम वायरस था। उसके बाद है ELK क्लोनर, ये 1982, ELK क्लोनर 1982। तो यह पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस, पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम
वायरस। इसके बाद है ब्रेन। ब्रेन भी एक वायरस है, 1986। ब्रेन वायरस 1986। कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस और पाकिस्तान में निर्मित। कहां हुआ था ये? पाकिस्तान में निर्मित हुआ था। कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस है ये। पहला बूट सेक्टर वायरस था। एक है जेरूसलेम। जेरूसलेम तो ये 1987 में, और यह वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता था। क्या बात है, क्या बात है, वायरस को भी दिन पसंद होते हैं भाई। तो जेरूसलेम 1987, यह वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता था। इसके बाद है कोलंबस। वायरस का नाम है कोलंबस। हम उस कोलंबस जी की बात नहीं कर रहे जिन्होंने अमेरिका की खोज की है, हम बात कर रहे हैं कोलंबस वायरस। 1989 कोलंबस वायरस को डेटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। यह फाइलों को संक्रमित कर हार्ड डिस्क के डेटा को नष्ट करता था। यह फाइलों को संक्रमित कर हार्ड डिस्क के डेटा को नष्ट करता था। फिर है एक वायरस का नाम सुन के हंसना मत भाई, बिल्कुल मत हंसना। हैप्पी बर्थडे जोशी। वायरस का नाम क्या है? हैप्पी बर्थडे जोशी। 1990। जो भी इस वायरस का नाम सुन के हंसा नहीं, वो एक मैसेज जरूर करेंगे मुझे। तो हैप्पी बर्थडे जी जोशी। 1990। यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा? हैप्पी बर्थडे जी जोशी। फिर है माइकल एंजेलो। 1991। माइकल एंजेलो, इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है। माइकल एंजेलो 1991 में आया था, और इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं डिस्क वॉशर। डिस्क वॉशर 1993, इसे डिस्क वॉशर विथ लव वायरस भी कहा जाता है। डिस्क वॉशर विथ लव वायरस भी कहा जाता है। फिर आई लव यू। एक वायरस का नाम है आई लव यू। ये 2000 में आया था। 2000 में आया था आई लव यू, और कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस। नाम कितना अच्छा है। हर कोई व्यक्ति ये नाम सुनना चाहता है, लेकिन देखना कोई नहीं चाहता अपने कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस है। फिर है पेटिया रैनसमवेयर। पेटिया रैनसमवेयर 2017 में आया था, और यह कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती की मांग करता है। कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती की मांग करता है। फिर और भी कुछ भारत में बने वायरस है, जैसे वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस है। मैक यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। बड़ा अच्छा वायरस है, शांतिपूर्ण वायरस है। मैग यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। और कुछ जैसे कोड रेड, ये 2001 में वायरस आया था। इसी प्रकार ब्लास्टर, ये भी वायरस है जो 2002 में आया था। तो इस प्रकार हमने वायरस देखे और वायरस फैलने के कारण भी पढ़े। तो कारण कौन कौन से थे? संक्रमित पेन ड्राइव, संक्रमित सीडी डीवीडी, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के उपयोग से ये वायरस फैलते हैं। अब इसे रोकने के लिए क्या है? रोकने के लिए क्या है? तो हम पढ़ेंगे एंटीवायरस। इसको रोकने के लिए क्या है? एंटीवायरस। तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरे से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो एक एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस एक प्रकार को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और जिसका उपयोग वायरस के खतरे से बचने के लिए किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान यह है कि यह केवल उस वायरस को खोज सकता है जिनके लिए इसे बनाया जाता है। और प्रमुख एंटीवायरस प्रोग्राम देखें तो AVIRA अवीरा, अवेस्ट AVAST, बुलगार्ड BULLGUARD, बुलगार्ड,
जी डेटा, एफ सिक्योर, MCAFE, पांडा, नेक्टॉन, नेट प्रोटेक्टर, क्विक हील, ट्रेंड माइक्रो, ये क्या है? प्रमुख एंटीवायरस प्रोग्राम है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। क्या करना चाहिए हमें इस जो वायरस है इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला है पासवर्ड। तो किसी कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है, और पासवर्ड के दो प्रकार होते हैं। वीक पासवर्ड, सबसे पहला है वीक पासवर्ड। वीक पासवर्ड में या तो अल्फाबेट का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर नंबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरली लोग बाग अपना डेट ऑफ बर्थ ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने नाम का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये पासवर्ड बना लेते हैं। तो ये क्या है? ABCDEF, ये पासवर्ड वीक पासवर्ड है। और एक होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है? अल्फाबेट, नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर, ये तीनों मिला के बनाए जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है। अब हम बात करेंगे एंटीवायरस। अभी पढ़ा हमने एंटीवायरस, कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस क्या होता है? एक प्रकार का एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो एंटीवायरस जैसे नॉर्टन है, नेट प्रोटेक्टर है, MCAFE है, आदि है। फिर है फायरवॉल। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है फायरवॉल। तो कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच है, और बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने के का तरीका फायरवॉल कहलाता है। यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है। यह कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है। यह पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य करता है, और इसे कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं? फायरवॉल। किसे कहते हैं? फायरवॉल को कहते हैं। फिर है बायोमेट्रिक। किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए बायोलॉजिकल डाटा जैसे फिंगरप्रिंट, आवाज, आंखों का रेटिना, नसों के इंप्रेशन आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक। फिर एक कैप्चा अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है भाई? कोई पता? कैप्चा का फुल फॉर्म नहीं पता पक्कों में? तो सुनो, तो कंप्लीटली ए ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल। क्या क्या बताया मैंने? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल। ये हुआ CAPT। क्या है? CAPT, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल। फिर कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, CHA, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो इस तरीके से कैप्चा का फुल फॉर्म हो गया कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। और इसका प्रयोग वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, कैप्चा का उपयोग काय के लिए किया जाता है? कंप्यूटर को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। फिर है एनक्रिप्शन। ठीक, एनक्रिप्शन की बात करें हम थोड़े से इसमें देखेंगे अब स्लाइड में। ये कुछ आगे पीछे हो गए हैं तो उसको क्रम से देखते रहेंगे। एनक्रिप्शन 4 नंबर पे दिख रहा होगा एनक्रिप्शन। तो यह मूल संदेश को कूट भाषा में बदलने की प्रक्रिया एनक्रिप्शन कहलाती है। जैसे हम पासवर्ड डालते हैं ना 1 2 3 4 5, लेकिन वहां पर स्टार 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 दिख जाता है, तो ये एनक्रिप्शन है। ठीक, तो मूल संदेश या ओरिजिनल मैसेज को कूट भाषा में बदलने की प्रक्रिया एनक्रिप्शन कहलाती है।
और इसमें मूल संदेश को सामान्य टेक्स्ट और गुप्त कोड को सिफर टेक्स्ट भी कहा जाता है। इंक्रिप्शन भेजने वाले या सेंडर की तरफ रहती है। फिर है डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के बाद में डिक्रिप्शन, कूट भाषा को मूल संदेश में बदलने की प्रक्रिया, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो ये सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाती है और ये किसके पास होगी? रिसीवर के तरफ होती है। फिर है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का एक साथ उपयोग करना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फैच कहलाते हैं। फैच, PATCH, फैच क्या है? किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पैच कहलाते हैं। फिर हम बात करें डिजिटल सिग्नेचर। याद करो मित्रों, 2013 के, 2014 के, 2015 के पीएससी के मेंस में कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल सिग्नेचर। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ये कूट रचित सिग्नेचर होते हैं और डिजिटल सिग्नेचर हाथों से किए गए सिग्नेचर की तरह ही होता है, किंतु यह अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित होता है और डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को सुनिश्चित करता है। ओरिजिनल होने को सुनिश्चित करता है। फिर है प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर या प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। इसे प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। यह यूजर और सर्वर के मध्य फिल्टर का कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर यूजर और सर्वर के मध्य फिल्टर का कार्य करता है। नेटवर्क के सही एड्रेस को छुपाता है, नेटवर्क में आने वाले सभी संदेशों की जांच करता है, जो जरूरी है उसे आने देता है। फिर स्मार्ट डॉग, स्मार्ट डॉग, स्मार्ट डॉग सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए कहेगा स्मार्ट डॉग। फिर पैलाडियम, पैलाडियम, पैलाडियम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार करने के लिए विकसित प्रणाली है और ये जो है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए है। लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रोगर, क्रोगर। तो बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्राम को बचने के लिए कंप्यूटर में क्रोजर नाम का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर से वे प्रोग्राम इंटरनेट पर दिखाई नहीं देंगे और बच्चे भी इस प्रोग्राम से दूर रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है पता करना। क्या नाम बताया मैंने? क्रोगर, क्रोजर। ठीक, आगे देखते हैं साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख धाराएं। तो हम यहां पर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 कब लागू किया गया था? तो 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया है। कुल कितनी धाराएं हैं इसमें? 94 धाराएं हैं, 13 अध्याय हैं और कुल 4 अनुसूची है। आईटी एक्ट कब लागू किया गया? 2000 में। कितनी तारीख को? 17 अक्टूबर 2000 में। कितनी धाराएं हैं इसमें टोटल? 94। कुल अध्याय कितने हैं? 13। कुल अध्याय कितने हैं? 13। और कुल अनुसूची कितनी है? 4। कुल अनुसूची कितनी है? 4। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पहली बार संशोधन 2008 में किया गया था। 2000 में बनाया गया, 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया और पहली बार संशोधन 2008 में किया गया। दूसरी बार जो है मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम बनाए गए 2011 में। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए नियम कब बनाए? 2011 में। फिर आईटी अधिनियम 2008 में संशोधन कर धारा 66A को जोड़ा गया। धारा 66A को कब जोड़ा गया? आईटी अधिनियम में 2008 में। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाते हुए
आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया गया। जोड़ा कब गया था 66A को? 2008 में। रद्द कब कर दिया गया इसे? 2015 में। तो हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया है 66A। अब हम बात करें साइबर अपराध से संबंधित कुछ प्रमुख धाराएं देखेंगे ये आईटी एक्ट में जो है। तो धारा 3 की बात करें, एक एक धारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो धारा 3 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता। धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता। धारा 48 साइबर अपील अधिकरण की स्थापना का प्रावधान। धारा 48 में क्या है? साइबर अपील अधिकरण की सफल स्थापना का प्रावधान। धारा 65 कंप्यूटर कोड से छेड़छाड़। धारा 65B कंप्यूटर संसाधनों की चोरी करने से संबंधित प्रावधान। धारा 66C पहचान चोरी करने पर दंड का प्रावधान। धारा 66D कंप्यूटर को प्रयोग करके छल करने पर दंड का प्रावधान। धारा 66E एकांतता भंग करने पर दंड का प्रावधान। 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान। धारा 67 अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान। कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान। धारा 67A कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री की प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान। धारा 67B बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसार करने के लिए दंड का प्रावधान। और धारा 73 की यदि बात करें तो फर्जी डिजिटल सिग्नेचर प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान। फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान। तो ये कुछ प्रावधान थे साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख धाराएं। अब साइबर अपराध रोकने के लिए संचालित कुछ संस्थाएं, सम्मेलन और अभियान की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कब लागू किया गया इसे? 17 अक्टूबर 2000 को। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बुडापेस्ट कन्वेंशन। ये इंटरनेशनल स्तर पर बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिस पर 2001 में हस्ताक्षर कर 2004 में इसे लागू किया गया। फिर भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो ये 2004 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी। क्या? हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी कब स्थापना की गई? 2004 में। और इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। नाम क्या बताया मैंने? CERTIN अर्थात भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। तो कब इसकी स्थापना की गई है? फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा। इसी प्रकार डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करें तो 2018 में साइबर सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई 2018 में। इस प्रकार हम साई की बात करें, साई फुल फॉर्म सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। साई सिक्योर
एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। आर्मी के द्वारा 2020 को जारी साइबर सुरक्षा से संबंधित मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति ये क्वेश्चन बन सकता है और हम 2000 पे जा सकते हैं आईटी एक्ट पर, लेकिन वो नहीं है। साइबर सुरक्षा नीति भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2013 में जारी की गई थी पहली बार, और दूसरी बार 2020 में। साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर सुरक्षित भारत पहल ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। 2018 में लॉन्च किया गया था। हम बात कर रहे हैं कुछ आईपीसी की धारा के तहत कुछ प्रावधान। तो आईपीसी धारा 420, आईपीसी धारा 420, तो आईपीसी धारा 420 में फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 463 463 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना। फिर आईपीसी की धारा 499 499 ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। फिर हम साइबर अपराध की बात करें, कौन कौन से अपराध साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं, तो हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध और आर्थिक तकनीकी अपराध। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी अपराध। तो आर्थिक अपराध में सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी और स्पूफिंग। कौन कौन से आर्थिक में, इकोनॉमिक क्राइम में देखेंगे सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी और स्पूफिंग। सोशल में देखेंगे हम साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लेम आइडेंटिटी थेफ्ट। सोशल में कौन कौन से, सामाजिक अपराध में साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लेम और आइडेंटिटी थेफ्ट। इसी प्रकार तकनीकी अपराध की बात करें तो तकनीकी में है स्पैम, कुकीज, डाटा डिडलिंग, बग, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, रूट किट्स। क्या क्या, स्पैम, कुकीज, डाटा डिडलिंग, बग, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, रूट किट्स। तो इस प्रकार आज हमने कंप्यूटर वायरस, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत साइबर अपराध पढ़े, कंप्यूटर वायरस पढ़े, ट्रोजन हॉर्स एंटीवायरस और इससे बचने के उपाय, आईटी एक्ट और आईटी एक्ट की प्रमुख धाराएं पढ़ी। तो इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए साइबर अपराध से जागरूकता बनाए रखें और साथ साथ सार्थक पहल के साथ में जुड़े रहिए, सार्थक पहल से बने रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सार्थक पहल की मुहिम पहुंच सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।